तो स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा जी, अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर वो हमसे कह रहा है द टाइम्स इन मिनट्स दैट Carly spends each day on social media are normally distributed with a mean of 125 and a standard deviation of 24। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन दिया हुआ है और उसमें उसने आपसे ये कहा है कि मीन आपके पास 125 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 24 है, ठीक है। ऑन हाउ मेनी डेज ऑफ द ईयर, 365 डेज का एक ईयर है, वुड यू एक्सपेक्ट कार्ली टू स्पेंड मोर देन 142 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया, यानी कि वो 142 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले केस में जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी होगी x ग्रेटर देन 142 की, ठीक है। अच्छा, पहली तो कुछ सीधा सीधा खसूसियात ही होगा। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कि जो भी सिचुएशन उसने मुझे दी हुई थी, कार्ली स्पेंड्स ईच डे ऑन सोशल मीडिया, तो मेरे पास कार्ली का जो डेटा था वो फॉलो कर रहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद 125 एंड 24 स्क्वायर, ठीक है। 24 स्क्वायर इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इस तरह की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप हमेशा जो है वो वेरिएंस लिखते हैं। तो 24 इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। अच्छा, फर्दर मोर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेटर देन 140 माइनस म्यू। म्यू जो है यानी कि आपका मीन वो दिया हुआ है आपके पास एग्जैक्टली 125, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 24 ही था मेरा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और ये मेरे पास बनाएगा z इज ग्रेटर देन 142 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 24, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.7083, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए एग्जैक्टली 0.7083 से ज़्यादा वाली, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए अपना स्केच बनाऊंगा जैसे मैंने सिखाया था आपको। और ये एग्जैक्टली मेरे पास हो जाएगा 0। अब उसने वैल्यू दी हुई है मुझे 0.7083 से बड़ी, तो ये यहाँ पे कहीं लाया करेगा और मुझे जो एरिया एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है 7083 का, वो एग्जैक्टली ये वाला एरिया होगा। तो जब मैं अपने टेबल में वैल्यू देखूंगा तो टेबल हमेशा मुझे कौन सी वैल्यू दिखाता है बेटा, लेफ्ट हैंड वाली। तो यानी कि इसका मतलब वो जब मैं इस पे वैल्यू चेक करूंगा अपने चार्ट के अंदर तो वो मुझे दिखाएगा लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज। तो अब जरा चार्ट देख लेते हैं खोल के कि चार्ट में हमें क्या वैल्यूज नजर आ रही हैं। फिलहाल तुम कहाँ थे? क्या मसला चल रहा है? तो ये 70 हो जाएगा, ये आ गया 0.70, उसके बाद था 8, तो मीन डिफरेंस आपका 8 है, तो 8 में मीन डिफरेंस आपके पास आ रहा है एग्जैक्टली कितना, 24 के सामने। तो आपने लिखना होगा भाई इसको क्या, 0.7580 और उसमें 24 आपको प्लस करना है। 0.7580 उसमें आप 24 प्लस करेंगे, 4 8 8 10, 5 और 1 6 और 7, तो फाइनली ये आपको देगा रिजल्ट कि आपके पास जो है वैल्यू इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है इस लेफ्ट साइड वाले पोर्शन की, यानी कि इस वाले पोर्शन की वो आ रही है 0.7604। अब आपको चाहिए उस रेड वाले की, तो आप उसमें से 1 माइनस 0.7604 कर देंगे, तो आपका जो केस है उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली हो जाएगी 0.2396। ठीक है जनाब, ये क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। उसमें हमसे ये कह रहा है वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ली स्पेंड्स मोर देन 142 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया on fewer than 2 of 10 randomly chosen
डेज। अच्छा, अब ये जो कंडीशन वो आपको दे रहा है एग्जैक्टली वो उसमें एग्जैक्टली आपको क्या बताना चाह रहा है। अच्छा, एक और सवाल मेरा, ये तो मैंने निकाली है प्रोबेबिलिटी, मतलब ये यहाँ तक तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं किया, प्रोबेबिलिटी निकाली है। यहाँ पर उसने सवाल में मुझसे पूछा है ऑन हाउ मेनी डेज ऑफ द ईयर 365 व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो देखो 365 दिनों के अंदर तुम्हें ये भी तो बताना है ना वो कितने डेज के ऊपर ऐसा कर रहा है। तो तुम्हारे पास जो 365 है यानी कि 0.2396 को जब तुम 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली वो काउंट मिल जाएगा डेज का, जिन डेज के अंदर वो 142 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये मैं करना भूल गया था। दैट इज एग्जैक्टली 87.454 विच मीन्स इट इज़ एग्जैक्टली 88 डेज, यानी कि टोटल 88 डेज ऐसे हैं जिसके अंदर वो ये वाला काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 में वो आपसे एग्जैक्टली क्या कह रहा है, उसने सवाल को थोड़ा सा आपको आपके लिए कंफ्यूजिंग कर दिया। उसने कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ली स्पेंड्स मोर देन 142 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया पे 142 मिनट से ज़्यादा। अब ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये इस वक्त उसने कंडीशन ऑफ द नॉर्मल चेंज कर दिया, डिस्क्रीट कर दिया। उसने ये कहा है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है कि वो 142 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा ऑन फ्यूअर देन 2 ऑफ 10 रैंडमली चूजन डेज। 10 दिनों के अंदर 10 जो दिन उसने सेलेक्ट किए उसमें से कुछ दिनों पे वो आपको ये इस्तेमाल करता हुआ मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब ये बोल रहा है फ्यूअर देन 2। फ्यूअर देन 2 का मतलब क्या हुआ, 2 से कम। सही है, फ्यूअर देन 2 का मतलब क्या हो गया, 2 से कम। अच्छा, अब ये किस तरह से करेंगे आप, हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, 2 से कम आपको लेना है। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, 2 से कम का मतलब ये हुआ कि मुझे लेना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर एक बात बता रहा हूँ कि आपका डेटा इस वक्त अब नॉर्मल नहीं रहा, वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उसने आपको ये बता दिया कि आपका सैंपल साइज 10 है और वो 2 से छोटा जाना है, यानी कि उसने सैंपल साइज को भी छोटा कर दिया और उसने ये कहा है कि 142 से ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो मेरे पास हो जाएगी कितनी, 0.2396 मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी और मेरा फेलियर जो है वो हो जाएगा मेरे पास 0.7604। ठीक है, ये मेरा फेलियर हो जाएगा। अब जब मैं बाइनोमियल की अजम्पशन लगाऊंगा तो बाइनोमियल के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली 10 सैंपल साइज दिया हुआ है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी, तो कंप्लीट बाइनोमियल है, फर्स्ट सक्सेस नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि पहली सक्सेस मुझे यहाँ मिली, तो वो ज्योमेट्रिक हो जाता, तो पहली सक्सेस तो उसने दी नहीं। तो एग्जैक्टली उसने आपसे ये कहा, कह दिया सिंपली डाटा के अंदर कि आपके पास जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। by you can identify the probability of success is there, probability of failure is there, sample size is there and there is no first success। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यानी कि अब मैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए काम करूँगा। तो x इक्वल टू 0 के लिए मुझे करना पड़ेगा 10c0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो मेरे पास आ रही है 0.2396 दैट इज 0 और फेलियर है 0.7604 विच इज एग्जैक्टली 10। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट काम जो करना है वो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए, जो कि है 10c1, 0.2396 की पावर हो गई 1 और 0.7604 की पावर हो गई 9। तो बेटा पहले तो मुझे ये बता दो कि इस वाले की कितनी आ रही है और फिर बता दो कैलकुलेट करके इस वाले की कितनी आ रही है। मैं भी कर रहा हूँ, तुम लोग भी कर लो फटाफट। मेरे पास आ रही है 0.2682। हाँ भाई सही है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है वो आपसे,
ऑन 90% ऑफ डेज कार्ली स्पेंड मोर देन 3 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, 90% ऑफ डेज का मतलब ये हुआ बेटा कि पार्ट बी के लिए वो आपसे ये कह रहा है कि जब वो प्रोबेबिलिटी पे जाएगा एक्स, क्या मोर देन टी बोला है ना उसने, हाँ मोर देन टी, ग्रेटर देन टी के ऊपर, तो उस वक्त आपके पास 0.90 आएगा। इज दैट क्लियर? ये 0.90 आएगा, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। ये आपकी क्या है एग्जैक्टली? प्रोबेबिलिटी है। तो अब आप क्या करेंगे, अब काम वैसे ही होगा, सारा का सारा काम आपने वैसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर। आपने x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा करना है, यहाँ पे t माइनस 125 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे और ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 0.90। तो जनाबे वाला ये आएगा आपके पास z ग्रेटर देन t माइनस 125 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 0.90। अब कैसे करना है कैलकुलेशन को वो मैं सिखा देता हूँ। देखो अब तुम्हें पहले से उसने जो है वो प्रोबेबिलिटी दे दी है, ठीक है ना। तो अब जब तुम अपने चार्ट को ड्रॉ करोगे तो अब मैं तुम्हें बताता चलूँ कि इस वक्त जो तुमने चार्ट बनाया, मतलब डायग्राम जो अपनी बनाई, उसके अंदर तुम्हारे पास कोई एरिया है जो कि एग्जैक्टली 0.90 आ रहा है। अब ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे पास टोटल एरिया जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब 0.90 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा और ये पूरा एरिया जो होगा वो एग्जैक्टली ये वाला है, बल्कि सॉरी 0.90 उसने कहा कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, उससे एरिया 0.90 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो यहाँ पर कहीं होना चाहिए इस जगह पे, क्योंकि इधर का एरिया उसने ज़्यादा वाला एरिया मांगा है ना मुझसे, ग्रेटर देन वाला एरिया मांगा है। तो ग्रेटर देन वाला एरिया जो है वो एग्जैक्टली यहाँ होना चाहिए और इसके हिसाब से कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ पे जो कि होगी टी, और इस तरफ का पूरे पोर्शन का जो एरिया होगा वो एग्जैक्टली एरिया होगा 0.90। ठीक है। अच्छा अब कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है कि यार मैं इस टी को फिगर आउट करूंगा, एग्जैक्टली मुझे ये टी पता चलना चाहिए कि ये वैल्यू यहाँ पे कौन सी है। ठीक है, इसको टी कह लो या इसको तुम एक्स कह लो या जो तुम्हारा दिल करे इसको कह लो, इसको वैसे एक्स कह लो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टी तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है ना कि कौन सी वैल्यू थी। ठीक है, इसको एक्स कह लेते हैं। तो यहाँ तक के हिस्से का जो एरिया वो 0 पॉइंट, अब इसको कहाँ देखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा ये जब आपको पहले से उसने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दी हुई है ना, तो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है यहाँ पे, वैल्यूज देखी जाती है यहाँ पे जिनसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है। अभी उसने आपको पहले से दी हुई है प्रोबेबिलिटी, तो अब आपको 0.90 की प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 0.90 कहाँ आ सकता है। अ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अच्छा अब देखो 0.90 ये तो पूरा नहीं हो सकता डेफिनेटली, ऐसे ही ना। ये एक वैल्यू दी हुई है इससे पहले 0.8997, क्या इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर मैं ऐड करूं कि वो मेरे पास एग्जैक्टली बन जाए 0.9 के बराबर? यानी कि अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं, जैसे 8997 में अगर मैं 3 प्लस कर दूं तो वो पूरा 0.90 बन जाएगा एग्जैक्ट। लेकिन क्या उससे रिलेटेड 3 ऐड करने के लिए कोई मीन वैल्यू दी हुई उसने मुझे? ना बाबा ना, उसने कोई मीन वैल्यू मुझे नहीं प्रोवाइड की जिसको ऐड ऑन करके मैं इसको वहां तक पहुंचा सकूं। चलो और देख लेते हैं, क्या इसमें कोई क्लोजेस्ट वैल्यू बना सकता हूँ मैं? क्लोजेस्ट वैल्यू से मुराद, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं 4 ऐड कर दूं, तो मैं अगर 0.899 सॉरी 8997 में अगर 4 प्लस कर दूं, हाँ ये और क्लोज वैल्यू मुझे क्रिएट करके दे रहा है जो कि 0.9015 से भी ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस 4 को ले लेता हूँ। अच्छा अब इस 4 को लेने का तरीकाकार क्या होगा, आप रीडिंग कैसे करेंगे? आपने इस वैल्यू को पिक किया, इसके सामने जो वैल्यू थी वो ये थी 1.2, ये 8, और यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ ये वैल्यू क्योंकि यहाँ से मुझे 4 पिक करना था। तो अब इसका मतलब ये कहलाएगा, ये बनेगी 1.2 जो कि यहाँ से उठाई है मैंने, 8 ये आ जाएगा और उसके बाद 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो इट बिकम्स 1.282। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये कैसे मैंने वैल्यू पिक की है? हाँ बच्चा लोग, हेलो। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि देखो बात असल में ऐसी है कि तुम जब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब जो भी तुमने वैल्यू देखी है 0.90, उसमें प्रॉब्लम तुम्हें क्या आ रही है कि तुम्हें तो यहाँ वाला एरिया मिल रहा है, हमने 0.90 का एरिया देखा है जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर है।
ठीक है, तो यहाँ पे तो किसी काम का वो है नहीं, ऐसे ही है ना। तो तुम उसको एग्जैक्टली किस तरह से यूज़ करोगे, तुम उस वैल्यू को नेगेटिव में यूज़ करोगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कब आती है, ऐसी डायग्राम हमारे पास कब बनती थी, जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होते थे, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या होता है, जीरो। तो जो भी वैल्यू मैंने एक्स की निकाली है वो नेगेटिव होगी, यानी कि वो होनी चाहिए क्या, t माइनस 125 डिवाइडेड बाय 24 विल बी इक्वल टू माइनस 1.282। ठीक है, अब इस 1.282 में से मैं t कैलकुलेट करूंगा, कैसे कैलकुलेट होगा भाई, बहुत सिंपल है, माइनस 1.282 मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ, और इसमें प्लस होगा 125। तो t जो है वो कुल मिला के मेरे पास आ रहा है 94.232। सही है, तो 94.232 का मतलब हुआ कि मैं इसको डायरेक्टली लेता हूँ 94.2। सही है जनाब, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाए यहाँ पे, द टाइम टेकन इन मिनट्स टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क बाय एम्प्लॉयज एट अ लार्ज कंपनी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 32.2 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 9.6। तो ये बता रहा है एक लार्ज कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपके पास डाटा जो है लार्ज कंपनी का वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, उसका मीन है आपके पास 32.2 और आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन है 9.6 का स्क्वायर। सही। अच्छा जी, और क्या कह रहा है इसमें, और वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन एम्प्लॉय टेक्स मोर देन 28.6 मिनट्स टू कंप्लीट द टास्क। अब आपको ये बताना है कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उनकी, जिसके अंदर आपके पास टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है, द टाइम इज एग्जैक्टली मोर देन 28.6 मिनट्स। और यहाँ पे भी हम इसको टाइम ही कह देते हैं कि टाइम फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा टी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज 28.6 माइनस 32.2 डिवाइडेड बाय 9.6। ये आ रहा है मेरे पास माइनस का 0.375। ठीक है, अब मुझे इसके लिए काम करना है, माइनस का 3.075। तो अब मैं क्या काम करूँगा भाई, मैं ये करूँगा कि मैं चार्ट बनाऊँगा, और ये आ जाएगा मेरा ज़ीरो, और 0.375 नेगेटिव में 0.375 यहाँ आएगा। उसने कहा इससे ग्रेटर चाहिए, इसका मतलब मुझे ये वाला पैकेज चाहिए होगा। अब ये पैकेज तो मेरे पास नहीं आ सकता भाई, क्योंकि पेपर में मेरे पास जो है ना टेबल की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका सिमेट्रिक कर्व बनाऊंगा एग्जैक्टली, कि नेगेटिव वैल्यू पे हम हमेशा उसका सिमेट्रिक बनाते हैं, और सिमेट्रिक बनाते हैं जब, तो अब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा सिमेट्रिक बनाने से, और ये हो जाएगा 0.375। इसका मतलब अब मुझे ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली यहाँ से कैलकुलेट करना है। सही, क्लियर हो गई बात। तो अब मैं 0.375 को चेक कर लेता हूँ। तो 0.375 को अगर मैं चेक करूँगा तो 0.3 पे, तो पुराना वाला रब कर दें पिछले क्वेश्चन का, 0.375 3 पे आपके पास आ रहा है 7, और मेन डिफरेंस आपके पास आ रहा है 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 6, हो जाएगा 0.6443, और उसमें आप 19 ऐड कर देंगे, और एक 10 और 2 12, 4 5 6, और 4 और 6 0.64। ठीक है जनाब, तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0.6462 आ रही है इसकी, 0.6462। सही है, क्लियर हो गई बात। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, हफ्सा जबल दोनों बता दें बेटा। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी। ठीक है,
अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी में जनाब वो आपसे कह रहा है कि 20% ऑफ द एम्प्लॉयज टेक लॉन्गर देन टी मिनट्स टू कंप्लीट द टास्क। अब वो कह रहा है कि 20% ऐसे एम्प्लॉय थे जिन्होंने टी से ज़्यादा टाइम लिया, यानी कि ये तो टी फॉलो करा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और ये स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाले टी की ही बात वो एग्जैक्टली कर रहा है और उसको उसने बताया कि प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, 0.20। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये वाला तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा जी के ऊपर और ये वाला हो जाएगा टी माइनस, मीन था इसमें 32.2 डिवाइडेड बाय 9.6 और ये उसने दिया हुआ है 0.20। अच्छा, अब 0.20 जो है वो मुझे अंडरस्टूड सी बात है कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, मेरे पास नज़र नहीं आ सकता 0.20। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बेटा देखो, ये जो है 0.20 जो है, अगर मैं गौर करूँ तो वो आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बल्कि नहीं, सॉरी, आसानी से लाया करेगा 0.20, उसने आगे वाला पूछा है ना, जिसको मैं कह देता हूँ एक्स और ये वाला एरिया एग्जैक्टली होगा 0.20, क्योंकि मुझे इससे आगे जाना है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू चेक कर लेता हूँ और अगर ये वैल्यू नहीं मिल पाएगी मुझे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये वैल्यू ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं एक काम करूँगा, क्योंकि मेरे पास चार्ट में जो है ना लेफ्ट साइड वाला एरिया नज़र आता है हमेशा। तो मेरे पास अगर ये पोर्शन उसने दिया हुआ है 0.20 का, तो डेफिनेटली ये पोर्शन मैं चार्ट में देख पाऊंगा और चार्ट में देखने के लिए मुझे ये पोर्शन पता होना चाहिए। तो ये पोर्शन जो होगा वो होगा एग्जैक्टली 0.80। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल एरिया जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो मैं 0.8 की वैल्यू चेक करूंगा और उस वैल्यू को उठाकर मैं एग्जैक्टली यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो 0.8, अब 0.80 चेक करना है हमें। 0.80 तो आ गया, इसके साथ मेन डिफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो 0.80 के ऊपर हमारे पास ये, सॉरी 0.80 इधर, इसमें 995, हाँ ये रहा। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भाई देखो ये वैल्यू है 0.7995, इसमें मेन डिफरेंस 5 तुम प्लस करोगे तो ये तुम्हारे पास एग्जैक्टली बन जाएगा क्या, 0.8, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है 7995 प्लस 5, 0.8 बन रहा है एग्जैक्टली। तो अब तुम्हें वैल्यू चेक करनी है यहाँ पे क्या वैल्यू होगी। ये है 0.8, यहाँ लिख दिया 0.8, इसके सामने आ रहा है 4, यहाँ लिख दिया 4, इसके सामने आ रहा है 2, यहाँ लिख दिया 2। तो इट विल बी 0.842, ये तुम्हारे पास वैल्यू जो है वो 0.842 है। तो भाई t माइनस 32.2 डिवाइडेड बाय 9.6 इज एग्जैक्टली 0.842। अब यहाँ से t कैलकुलेट कर लेते हैं, तो t हमारे पास क्या आएगा, t हमारे पास आएगा 0.842 मल्टीप्लाई बाय 9.6 एंड प्लस 32.2। तो ये वैल्यू आ रही है बेटा मेरे पास, t इज इक्वल्स टू 40.28, सो आई कैन मेक इट अप्रोक्सीमेटेड t इक्वल टू 40.3। तो t इज इक्वल टू 40.3 से ज़्यादा वैल्यूज जो है उसकी बात कर रहा है इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। उन लोगों ने टाइम लिया होगा मोर देन दैट। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? हाँ बच्चों, तुम लोग ये बताओ, क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है कि जब वो प्रोबेबिलिटी कब दे रहा है, मतलब जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी या इस क्वेश्चन के अंदर भी, यहाँ पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट की और उससे मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। यहाँ पर उसने मुझे प्रोबेबिलिटी पहले से दी हुई थी, मुझसे उसने पूछा था कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्लेस होनी चाहिए जिससे ये ऊपर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये वाली चीज़ समझ में आना शुरू हो गई? यस, ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर होना शुरू हो गई? हम चैप्टर ही चेंज, पैटर्न ही चेंज करना बोल। जमल एंड हफ्सा, मैं एक ने एक सवाल पूछा है
कि ये वाली बात क्लियर होना शुरू हो गई कि कहाँ पे कौन सी अजम्पशन को यूज करना है। आवाज आ रही मेरी? अच्छा, क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट अ टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क बाय द रैंडमली चूजन एम्प्लॉय डिफर्स फ्रॉम द मीन बाय लेस देन 15.0 मिनट्स। अच्छा, डिफर का मतलब क्या है? डिफर या डिस्टेंस अगर वो कहता है कभी, तो उसका मतलब एक ही होता है कि देन यू आर गोइंग टू लीड एज अ मॉड्यूलस, आप उसको मॉड्यूलस की तरह यूज करेंगे। ठीक है। और मोर देन के केस में क्या होता है और लेस देन के केस में, दोनों केसेस बता देता हूँ मैं आपको कि जब भी वो डिफर वाली कंडीशन आपको देता है ना कि डिफर बाय समथिंग और डिफरेंट बाय समथिंग, तो उस वक्त क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, ये वाले जो रूल्स है ना, ये डिफर और डिफरेंस के हैं। अच्छा, मैं इनको यहाँ से कॉपी करके आपके नोट्स पे ले जाता हूँ। देखो, जब वो आपको कहता है डिफर और डिस्टेंस इस तरह की बात करता है, तो जी का मॉड्यूलस जो होता है वो लेस देन ए हो जाता है। ठीक है, जी का मॉड्यूलस लेस देन ए होता है। लेस देन ए का मतलब है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू इस्तेमाल होंगी। यहाँ पे रेंज पॉजिटिव है, यहाँ पे रेंज नेगेटिव है, और इसका बीच वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? और अगर वो कहता है डिफर इज ग्रेटर देन दैट, मतलब कोई वैल्यू जो ग्रेटर देन में दे देना वो, तो उस वक्त आप क्या करते हो, मॉडुलस जब हटाते हो तो एक लेस देन में आता है और एक ग्रेटर देन में आता है। उस वक्त जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि माइनस ए से इस तरफ वाला एरिया चाहिए और प्लस ए से इस तरफ वाला एरिया चाहिए। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये दोनों केसेस डिफर के होते हैं। और मॉडुलस के साथ डिफरेंस जब आता है तो मॉडुलस के साथ ही यूज होता है, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में यूज करते हैं। ये आप लोग नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ना नोट कर लेंगे, भूल जाएंगे। अच्छा, और मुझे क्लास के बाद याद दिलाइएगा, मैं नोट्स भी भेज दूंगा आप लोगों को जो हमने बनाए थे। अब इस वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस टास्क बाय randomly chosen employee differs by the mean differs from the mean by less than 15 differs from the mean। अच्छा, अब डिफर फ्रॉम द मीन लेस देन 15 का मतलब क्या है? लेस देन 15, पहले लेस देन 15 बताओ मुझे कैसे करोगे। नहीं पता? चलो अच्छा, मैं बता दूँ। एक्स मॉडुलस माइनस मीन, और ये आपको दिया हुआ है लेस देन 15 के ऊपर। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले जो आप अगला काम करेंगे वो आपके पास ये होगा कि एक्स मॉडुलस ग्रेटर देन 15 प्लस म्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मीन इसका कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा कोई मसला नहीं है। डिफर बाय मीन का मतलब मैंने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया बस। डिफर्ड फ्रॉम मीन, डिफर्ड फ्रॉम मीन यानी कि डिफरेंस फ्रॉम मीन इज लेस देन 15, दैट द थिंग इट वाज सेइंग, तो ये कह रहा था आपसे। ठीक है। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मीन हमें मालूम है पूरे डाटा का कितना था, लेकिन मैं जब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो अभी मैं इसको बना देता हूँ जी मॉड्यूलस फर्दर, क्योंकि आगे मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख के देख सकते हैं, पेपर में कोई मसला नहीं होगा। एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा मॉड्यूलस लेस देन 15 प्लस म्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, यही होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसमें से मीन माइनस किया जाता है और डिवाइड करते हैं हम सिग्मा से। ठीक है, तो ये आपके पास जो चीज़ बनाएगा वो हो जाएगी जी मॉड्यूलस लेस देन, मीन से मीन कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि 15 अपॉन सिग्मा बचा है मेरे पास, और सिग्मा जो मेरे डाटा का था वो एग्जैक्टली क्या था, दैट वाज 9.6, स्टैंडर्ड डेविएशन था मेरे पास 9.6। तो अब मैं अपने डाटा की रेंज को दो फर्दर हिस्सों में ब्रेक करूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा -15 डिवाइडेड बाय 9.6 लेस देन जी
एंड लेस देन प्लस 15 डिवाइडेड बाय 9.6। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था कि नोट्स के अंदर मैंने जिस तरह से लिखा था कि जब आपके मॉडुलस लेस देन केस होता है तो आप इस तरह से एरिया को डिजाइन करते हैं। तो अब जब फर्दर ऑन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 15 डिवाइडेड बाय 9.6 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5625 लेस देन x और लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5625। ठीक है, तो अब इसको 3 डिजिट्स के ऊपर लेकर आए, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि 3 डिजिट्स में आसानी से हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा -1.563 लेस देन x और ये भी हो जाएगा 1.563। अब मैं नॉर्मल के टेबल की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन से एरिया को कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल 1.563, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास -1.563। यू आर डीलिंग विद दिस एरिया, आप इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये एरिया एग्जैक्टली चाहिए। तो इस एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले अपने चार्ट पे जाएं। तो आपका चार्ट पे आ गए, यहाँ से चार्ट पे अब हम देखेंगे कि वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी हैं जिसके बारे में हमें सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1.563 था, तो 1.5 ये ना और 1.563 था ना, तो 6 उसके सामने यहाँ पे आ जाएगा इधर से, और 3 में उसके पास जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली है ये वाली। राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा 0.9406, तो 0.9406 और मेन डिफरेंस है मेरे पास 4। जब मैं उसको प्लस करूँगा 6 4 हो जाएगा 10, 1 4 9, 0.9410। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपको प्रॉब्लम आएगी ना वो क्या आएगी, मैं आपको देखिए, यहाँ पर आपके पास जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप इस वैल्यू को चेक कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में, तो वो आपको लेफ्ट वाली सारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो उसने जब सारा एरिया रिप्रेजेंट किया तो वो कितना बना मेरे पास, 0.9410। सही है। अब मसला ये है कि मुझे यार ये पूरा थोड़ी चाहिए, मुझे तो ये एरिया चाहिए सिर्फ इतना सा। अब मैं क्या करूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुनो, ये पूरा डाटा इस जीरो की लाइन से सिमेट्रिक है, ऐसे ही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिस्सा यहाँ पे छूटा हुआ है वही हिस्सा एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये जो छूटा हुआ एरिया है ये मैं फिगर आउट कर सकता हूँ कैसे। इसको फिगर आउट करने के लिए मैं कर सकता हूँ, इस वाले एरिया के लिए 1 में से मैं 0.9410 को माइनस कर दूँ। तो ऐसा करने से पता है क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा 1 माइनस 0.9410, ये मेरे पास हो गया 0.059। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक तो मुझे एरिया मिल गया ये वाला जो कि पूरी वैल्यूज़ का था यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया होगा ये वाला, ये होगा 0.059। अब सुने मेरी बात, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, टोटल यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का भी आप निकाल चुके हैं, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यानी कहने का मकसद हुआ, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 0.9410 में से आप माइनस करेंगे 0.059, सही है। 0.9410 माइनस 0.059, ये हो जाएगा आपके पास एग्जैक्टली 0.882। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि सारे सवाल बिल्कुल इजी नहीं होते हैं, तो उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हम इसका एक सेशन ऑन करेंगे, ठीक है, और उस एक सेशन के अंदर हम ये करेंगे कि हम इसके और मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा एग्जैक्टली नॉर्मल टू बाइनोमियल टू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन।
और उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स करेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होता है सारी प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हमें करना होता है, लेकिन उसमें सिर्फ नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़ की जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो आप सीखते हैं S2 के अंदर, उसे कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वो आप S2 में सीखते हैं। और यहाँ पे आप सीखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्जैक्टली आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, जिसमें आपके पास ज्योमेट्रिक भी होती है, और इसके अलावा पॉइजन तो है नहीं, पॉइजन वहीं पर होगी नेक्स्ट। तो लेकिन एक और डिस्क्रीट है जो आप अभी इस साल नहीं पढ़ रहे, दो डिस्क्रीट आपने देखी है, एक डिस्क्रीट और भी है जो आप नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो क्लियर है आज तक का लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। कल का भी हमारा S1 का टाइम यही होगा एग्जैक्टली, ठीक है। और उसमें हम फिर कुछ और सवालात को करेंगे, 2-3 सवाल और करेंगे, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे बायनोमियल टू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। क्लियर हो गई बात? इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।